हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट है हमारा सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशंस। कौन सा हमारा सब्जेक्ट है? सीएनसी मशीन्स और ऑटोमेशन। इसमें हम अपनी सेकंड यूनिट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग की। जो हम सीएनसी मशीन होती है, सीएनसी मशीन में हम टूल के बारे में, जो हमारा सीएनसी टूल होता है उसकी कंस्ट्रक्शन, कैसे कंस्ट्रक्शन होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, सीएनसी एंड मशीन्स एंड ऑटोमेशन में। किसके बारे में? कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग के बारे में। ये क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। तो लास्ट लेक्चर में आपने सीएनसी के बारे में पूरा पढ़ा था कि सीएनसी क्या होती है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। डीएनसी के बारे में पढ़ा, एनसी के बारे में पढ़ा। तो अब हम टूलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जो सीएनसी मशीन का टूल होता है वो क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, वो स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिजाइन फीचर्स। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डिजाइन फीचर्स ऑफ सीएनसी टूलिंग कि जो हमारा सीएनसी होता है, सीएनसी मशीन का जो टूल होता है, जो टूलिंग सिस्टम होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले अब मान लीजिए हम कोई मशीन है, हमारे पास सीएनसी मशीन है, उस पे जो हम टूल का यूज कर रहे हैं तो वो टूल कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो सीएनसी मशीन पे जब हम काम करते हैं तो हाई स्पीड के साथ काम होता है। जो हमारे टूल की मूवमेंट होती है, टूल जो घूमता है वो हाई स्पीड के साथ काम करता है, उस पे हाई फोर्सेस लगती है। तो टूल ऐसा होना चाहिए जो हाई फोर्सेस को, जो हाई प्रेशर को क्या करे, कंट्रोल कर सके, उस पे विथस्टैंड रहे, यानी कि टूल में किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट ना आए, डैमेज ना हो टूल। तो ये क्या है, उसका एक फीचर होना चाहिए सीएनसी टूलिंग का, यानी कि सीएनसी के एक टूल का, कि जैसे लिखा हुआ है रिजिडिटी ऑफ टूलिंग टू विथस्टैंड हायर कटिंग फोर्सेस, कि अगर हम टूलिंग कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उस दौरान जो प्रेशर है, जो कटिंग फोर्स है, वो अगर ज्यादा है तो हमारा टूल क्या रहे, विथस्टैंड रहे, ताकि हमारे इस टूल में किसी भी प्रकार का कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े, हमारा टूल डैमेज ना हो। उसके बाद हमारा टूल क्या है, हाई एक्यूरेसी। हम जिस टूल का यूज कर रहे हैं सीएनसी मशीन में, उस टूल की काबिलियत होनी चाहिए कि वो हमें हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाए, कि हम जो भी पार्ट बना रहे हैं, जिस पार्ट पे उस टूल का यूज कर रहे हैं, वो हमें क्या एक्यूरेट पीस मिले, एक्यूरेट प्रोडक्ट मिले। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वेराइटी ऑफ ऑपरेशन टू बी डन। अगर हम सीएनसी का कोई टूल यूज कर रहे हैं तो उसमें ये क्षमता होनी चाहिए, उसमें ये काबिलियत होनी चाहिए कि उस टूल के साथ हम काफी प्रकार के जो भी ऑपरेशंस है, उन ऑपरेशंस को क्या कर सके, डन कर सके, उन ऑपरेशंस का काम कर सके, उन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके सीएनसी टूल के साथ, अलग अलग ऑपरेशंस को अलग अलग समय पे। और क्या हम बात करते हैं कि जो हमारा टूल होल्डर होता है वो भी क्या होना चाहिए, उसकी लाइफ भी क्या होनी चाहिए, लंबी, लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए। जो भी हम टूल होल्डर यूज करेंगे उसकी लाइफ भी क्या होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद हमारी स्पिंडल है। स्पिंडल के ऊपर आपको पता है टूल माउंटेड होता है, टूल जो होता है वो लटका होता है, जैसे हम अटैच किया मान लीजिए, या माउंटेड किया होता है, वो होता है स्पिंडल के ऊपर। तो जो स्पिंडल की पावर है वो भी ट्रांसमिटेड करनी चाहिए हाई स्पीड के साथ। जो स्पीड है वो भी क्या होनी चाहिए, स्पिंडल की हाई स्पीड होनी चाहिए। तो ये हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ सीएनसी टूलिंग में कि क्या है, जब भी हायर फोर्स लग रही है, हायर कोई भी कटिंग फोर्स है, हायर कटिंग फोर्स, तो हमारा टूल क्या होना चाहिए, विथस्टैंड। हमारा टूल क्या होना चाहिए, विथस्टैंड, यानी कि टूल में क्षमता होनी चाहिए कि वो हायर कटिंग फोर्सेस पे भी टिका रहे, मजबूत रहे, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहे, वो टूटे ना, वो डैमेज ना हो। तो ये होना चाहिए किसमें, सीएनसी टूलिंग में, कि हमारा जो टूल है वो हायर कटिंग फोर्स को भी क्या करे, सहन कर सके। कि ऐसे नहीं कि हमने फोर्स थोड़ी सी ज्यादा लगाई और हमारा टूल बीच में ही, ऑपरेशन के बीच में टूट जाए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने बात की अचीव हाई एक्यूरेसी। अगर हम सीएनसी टूलिंग का यूज कर रहे हैं तो जो एक्यूरेसी है, जो हमें एक्यूरेसी है वो भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, हाई एक्यूरेसी, कि हमें हाई एक्यूरेसी प्राप्त होनी चाहिए, हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए। पहला हमने क्या किया था, विथस्टैंड
हाई कटिंग फोर्स, हाई कटिंग फोर्स। पहला पॉइंट में हमने यही पढ़ा था कि जो कटिंग फोर्स अगर ज्यादा है तो हमारा टूल विद स्टैंड रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए कि खराब ना लगे। हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए कि जब हम काम कर रहे हैं तो उस टूल से हमें एक्यूरेसी क्या मिले, हाई मिले। उसके बाद वेराइटी ऑफ ऑपरेशन टू बी डन, वेराइटी ऑफ ऑपरेशन, वेराइटी ऑफ ऑपरेशन टू बी डन, वेराइटी ऑफ ऑपरेशन, सॉरी, वेराइटी ऑफ ऑपरेशन टू बी डन, वेराइटी ऑफ ऑपरेशन टू बी डन। कि जब हम यूज कर रहे हैं, जब हम सीएनसी टूल का यूज कर रहे हैं तो उस टूल के साथ हम काफी सारे ऑपरेशंस को भी क्या करें, परफॉर्म कर सके। वेराइटी ऑफ ऑपरेशन टू बी डन। उसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट एक कर लेते थे जो आपको बताया है, टूल होल्डर की लाइफ भी क्या होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए। टूल होल्डर लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ की लाइफ क्या होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। तो ये हमने पढ़ा फर्स्ट टॉपिक में। हमारा टॉपिक था डिजाइन फीचर्स ऑफ सीएनसी टूलिंग। की टूलिंग में क्या होनी चाहिए, हमें हाई एक्यूरेसी मिलनी चाहिए जब भी हम काम कर रहे हैं उस टूल से, विद स्टैंड हायर कटिंग, हाई कटिंग फोर्स, या हायर कटिंग फोर्स, कि जब हम कटिंग कर रहे हैं तो विद स्टैंड रहना चाहिए हमारा टूल, टूल में किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने फोर्स ज्यादा यूज कर दी तो हमारा टूल बीच ऑपरेशन में टूट गया। वेराइटी ऑफ ऑपरेशन टू बी डन, हम क्या कर सके, एक हम सीएनसी का टूल यूज कर रहे हैं तो हम सीएनसी टूलिंग के साथ काफी सारे ऑपरेशंस को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। टूल होल्डर लॉन्ग लाइफ, जो हमारा टूल का होल्डर होता है जिसमें हम टूल को होल्ड करते हैं, उसकी लाइफ भी क्या होनी चाहिए, लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए। तो ये हमने पढ़ा डिजाइन फीचर्स ऑफ सीएनसी टूलिंग, डिजाइन फीचर्स ऑफ सीएनसी टूलिंग। अब हम आगे बात करते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ सीएनसी मशीन, कि जो हमारी सीएनसी मशीन होती है उसकी क्या है, कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सीएनसी मशीन की, कि जो हमारी सीएनसी मशीन है तो उसकी क्या है, कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है स्पेसिफिकेशंस ऑफ सीएनसी मशीन, कि जो हमारी सीएनसी मशीन है तो सीएनसी मशीन की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है, जैसे कि जो उसका वर्क टेबल एरिया है वो कितना होगा, उसकी जो कैपेसिटी है, यानी एक्स एक्सिस की जो कैपेसिटी है ट्रैवल करने की, जैसे हम मानते हैं सीएनसी मशीन होती है, सीएनसी मशीन में आपको बताया था एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, जेड एक्सिस होती है। तो हमारे जो टेबल की मूवमेंट है, जो हम ट्रैवल करेंगे तो वो एक्स एक्सिस में कितना ट्रैवल करेगा, वाई एक्सिस में कितना ट्रैवल करेगा। कि एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस में हमारा टेबल है जहां हमारी मशीन है वो कितना ट्रैवल कर रही है, वाई एक्सिस में हमारी मशीन कितना ट्रैवल कर रही है। उसके बाद जेड एक्सिस जो है, जेड एक्सिस में कितना ट्रैवल कर रही है, एक्स एक्सिस, सॉरी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कि हमारी कोई भी सीएनसी की जो मशीन है उसकी जो मूवमेंट हो रही है वो एक्स एक्सिस में कितनी हो रही है, वाई एक्सिस में कितनी हो रही है, जेड एक्सिस में कितनी हो रही है। उसके बाद जो हमारी स्पिंडल की स्पीड है, जो हमारी स्पिंडल जिस स्पीड से कटर को, टूल को घुमा रही है तो उसकी स्पीड कितनी है, और जो हमारा फीड है वो कितना है। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ सीएनसी मशीन में पढ़ेंगे हम इनके बारे में, कि वर्क टेबल एरिया कितना है, एक्स एक्सिस की जो ट्रैवलिंग है वो कितनी है, वाई एक्सिस की ट्रैवलिंग कितनी है और जेड एक्सिस की ट्रैवलिंग कितनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वर्केबल एरिया के बारे में। तो हमारा जो फर्स्ट है वर्केबल एरिया, कि हमारा जिस एरिया पे हम काम करते हैं, जो काम करने के योग्य एरिया होता है सीएनसी मशीन में, वो कितना होता है, वो एरिया होता है 3850 mm। ठीक है, जो हमारा वर्केबल एरिया है सीएनसी मशीन पे, जिस एरिया पे हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, अपने वर्क को डन कर सकते हैं, तो वो एरिया होता है 3850 mm। अब बात करते हैं हम ट्रैवलिंग कैपेसिटी की, एक्स एक्सिस की, कि एक्स एक्सिस जो है वो कितना ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, ट्रैवलिंग
ट्रैवलिंग कैपेसिटी ऑफ एक्स एक्सिस, ट्रैवलिंग कैपेसिटी एक्स एक्सिस की जो हमारी एक्स एक्सिस है, ट्रैवलिंग कैपेसिटी, ठीक है, ट्रैवलिंग कैपेसिटी एक्स एक्सिस की, हमारी एक्स एक्सिस की जो ट्रैवलिंग कैपेसिटी है वो कितनी हो सकती है, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारी क्या थी, इस साइड की, जो हमारी ये एक्सिस थी, ये एक्सिस कौन थी एक्स एक्सिस, ये हमारी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो सीएनसी मशीन की जो एक्स एक्सिस है वो कितना ट्रेवल कर सकती है, वो कितना ट्रेवल कर सकती है, तो उसकी कितनी होगी, ये भी कितना होगा 3850 mm, कितना होगा 3850 mm, 3850 mm क्या होगी ट्रैवलिंग कैपेसिटी किसकी, एक्स एक्सिस की। अब हम बात करते हैं तीसरी, ट्रैवलिंग कैपेसिटी वाई एक्सिस की, जो हमारी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस कौन सी थी, जो इस प्रकार से आती है, यानी कि जो वर्टिकल एक्सिस है वो हमारी कौन सी है, वाई एक्सिस, जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है वो कौन सी है, वाई एक्सिस। तो वर्टिकल या फिर वाई एक्सिस की कैपेसिटी कितनी है ट्रेवल करने की, तो वो है हमारे पास 350 mm, 350 mm हमारी कैपेसिटी कितनी है वाई एक्सिस की, 350 mm। अब हम बात करते हैं फोर्थ, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस। अब है हमारी जेड एक्सिस, ट्रैवलिंग कैपेसिटी जेड एक्सिस की, जो हमारी जेड एक्सिस होती है, जेड एक्सिस यानी कि इस प्रकार से जो इंक्लाइंड होगी जेड एक्सिस, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो इसकी कैपेसिटी होती है 280 mm। तो ये इसकी कैपेसिटी है जेड एक्सिस की। तो सबसे पहले हमने एक्स वर्केबल एरिया पढ़ा, एरिया हमारा होगा 3850 mm, जिस पे हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, जहां वर्क को डन करेंगे। ट्रैवलिंग कैपेसिटी जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो वो होगी 3850 mm। जब हम बात करेंगे कैपेसिटी की वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस की, तो अब हम बात करेंगे 350 mm। जब हम बात करेंगे ट्रैवलिंग कैपेसिटी जेड एक्सिस की, तो जेड एक्सिस हमारी कितनी होगी 280 mm। अब हमारा क्या है, स्पिंडल की जो स्पीड होती है वो कितनी होगी, जिस स्पीड के साथ स्पिंडल घूम रही है, स्पिंडल स्पीड, तो जो स्पिंडल स्पीड होती है हमारी, ठीक है, जो स्पिंडल स्पीड होती है वो होती है 1 से लेके 24,000 RPM, ठीक है। जो हमारी स्पीड होती है स्पिंडल की वो होती है 1 से लेके 24,000 RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट की। एक रेवोल्यूशन में वो कितना घूम रही है, 1 मिनट में कितनी रेवोल्यूशन घूम रही है, तो ये होती है स्पिंडल स्पीड। हमने पढ़ा वर्केबल एरिया कितना होगा हमारा 3850 mm, 3850 mm। ट्रैवलिंग कैपेसिटी एक्स एक्सिस पे, हमारी जो एक्स एक्सिस है उस पे ट्रैवलिंग कैपेसिटी कितनी होगी, वाई एक्सिस पे कितनी होगी और जेड एक्सिस पे कितनी होगी। तो ये हमने पढ़ा स्पेसिफिकेशन ऑफ सीएनसी मशीन में। किसमें पढ़ा, स्पेसिफिकेशन ऑफ सीएनसी मशीन में। अब हम बात करेंगे स्लाइड वेज की, अब हम बात करेंगे स्लाइड वेज की। कि स्लाइड वेज क्या होता है, स्लाइड वेज क्या होता है। अगर स्लाइड वेज की बात करें तो आपने जैसे लेथ मशीन पे देखा होगा, सिंपल जो भी मशीन्स होती हैं तो उन पे क्या होती है, जो वर्क हमारा टेबल है, जब हमारा टूल पोस्ट है, तो उसके नीचे क्या एक स्लाइड लगा होता है, बेस होती है, जिसके ऊपर क्या करता है हमारा जो भी कैरेज वगैरह होता है वो क्या करता है, स्लाइड करता है। जैसे स्लाइड बेस करता है कि एक साइड से दूसरी साइड पे जाता है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवल करता है, तो वो हमारे स्लाइड बेस हो जाते हैं। तो हम टॉपिक कर रहे हैं सीएनसी में स्लाइड बेस, स्लाइड बेस, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, स्लाइड बेस। तो स्लाइड बेस नाम से पता लग रहा है जो चीज क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। मतलब एक चीज है मशीन के दूसरे पार्ट पे क्या कर रही है, वो स्लाइड कर रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्लाइड बेस। जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है, क्या होता है कि द कन्वेंशनल मशीन टूल्स
आर प्रोवाइडेड विद टेबल स्लाइड्स, जो भी कन्वेंशनल हमारी मशीन्स होती हैं, कन्वेंशनल मशीन टूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, टेबल्स और स्लाइड्स प्रोवाइड करते हैं। कैरी टू वर्कपीस एंड कटिंग टूल, जो क्या करते हैं, वर्कपीस और टेबल को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। दीज पार्ट्स आर स्लाइडिंग इन नेचर, क्या होते हैं, ये स्लाइडिंग करते हैं नेचर में। एंड माउंटेड ऑन द वेज, और किसी मशीन पार्ट है हमारा, मशीन पार्ट के ऊपर वेज लगी होगी और वेज के ऊपर क्या करेंगे, ये स्लाइड करेंगे, उसके ऊपर माउंटेड होंगे। उस पार्ट को क्या बोल देते हैं, स्लाइड वेज। मतलब हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक मशीन है, मशीन के ऊपर बेड है, बेड के ऊपर क्या होगा, जैसे बेड के ऊपर क्या वेज लगी होगी, वेज के ऊपर क्या होगा, एक पार्ट होगा जो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है, अप डाउन मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो उस पार्ट को क्या बोल देते हैं, स्लाइड वेज। उस पार्ट को क्या बोल देते हैं, स्लाइड वेज। अब हम पढ़ेंगे, जैसे स्लाइड वेज में आपको बता दिया डेफिनेशन में कि क्या था, कन्वेंशनल मशीन टूल आर प्रोवाइडेड विद टेबल एंड स्लाइड, कि कोई भी हमारी कन्वेंशनल मशीन होती है उसके टेबल होते हैं, उस पे स्लाइड्स होती है, जिसका काम क्या होता है, वर्कपीस को और कटिंग टूल को क्या करना, कैरी करना। दीज पार्ट्स आर स्लाइडिंग इन नेचर, दे पार्ट जो होते हैं वो स्लाइड करते हैं। किस पे स्लाइड करते हैं, एक वेज लगी होती है, वेज के ऊपर एक अदर पार्ट होता है मशीन का, जिसपे वो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। मशीन का पार्ट है, मशीन के पार्ट पे कोई भी दूसरा चीज है वो क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, तो वो हमारी क्या बन जाती है, स्लाइड वेज, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आगे पीछे होना, स्लाइड। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्लाइड वेज की। टाइप्स ऑफ स्लाइड वेज, टाइप्स ऑफ स्लाइड वेज, टाइप्स ऑफ स्लाइड वेज। स्लाइड वेज समझ चुके हो ना, कि कोई भी चीज है वो एक दूसरे पार्ट पे, वेज पे क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, आगे पीछे मूवमेंट कर रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्लाइड वेज। अब जब हम टाइप्स ऑफ स्लाइड वेज की बात करेंगे तो ये 3-4 प्रकार के होते हैं हमारे पास स्लाइड वेज। सबसे पहले जो है हाइड्रोस्टेटिक टाइप स्लाइड वेज, हाइड्रोस्टेटिक टाइप स्लाइड वेज। जो हमारा फर्स्ट वन है वो कौन सा है, हाइड्रोस्टेटिक टाइप स्लाइड वेज, ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट। उसके बाद सेकंड हमारा है एंटी फ्रिक्शन टाइप स्लाइड वेज, एंटी फ्रिक्शन टाइप स्लाइड वेज, एंटी फ्रिक्शन टाइप स्लाइड वेज, अब हम बात करते हैं जब थर्ड वन की, तो थर्ड है हमारा बॉल बेयरिंग, ठीक है, बॉल बेयरिंग स्लाइड वेज। नेक्स्ट जो है रोलर बेयरिंग स्लाइड वेज, रोलर बेयरिंग स्लाइड वेज। तो हमारे पास क्या है, 4 स्लाइड वेज हैं, हाइड्रोस्टेटिक टाइप स्लाइड वेज, एंटी फ्रिक्शन टाइप स्लाइड वेज, बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग स्लाइड वेज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जो हमारा हाइड्रोस्टेटिक टाइप स्लाइड वेज है, ये क्या होता है। जैसे आपने मशीनों पे देखा होगा, हर मशीन पे कोई ना कोई स्लाइड वेज लगा होता है। जैसे हमारी हॉरिजॉन्टल लेथ मशीन की बात कर लेते हैं, तो उस मशीन पे क्या होता है, स्लाइड वेज होता है। तो हाई कटिंग फोर्सेस होती है, तो हाई फोर्सेस के साथ वो क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से, जैसे हमारी मशीन स्लाइड कर रही है, तो स्लाइड की वजह से क्या होता है, जैसे बार बार स्लाइड कर रही है, तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, एक्यूरेसी हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती। हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी पार्ट है, उस पार्ट को हम पूरा एक्यूरेट बनाएं, लेकिन जब हमारा स्लाइडिंग मोशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मशीन हमारी स्लाइड कर रही है, हमारे पार्ट स्लाइड कर रहे हैं, कैरेज स्लाइड कर रहा है, तो उस दौरान क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारी एक्यूरेसी भी क्या होती है, एक्यूरेसी खराब हो जाती है, मतलब प्रॉपर एक्यूरेसी हमें प्राप्त नहीं होती, क्वालिटी में भी क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो क्या है, लेकिन जो हाइड्रोस्टेटिक टाइप स्लाइड वेज होते हैं, इस स्लाइड वेज में क्या होता है, कैविटीज बनी होती है, स्मॉल छोटी छोटी क्या होती है, कैविटीज बनी होती है,
उन कैविटीज में हम क्या करते हैं, एयर या फिर ऑयल, एयर या फिर जो ऑयल होता है उसको पंप करते हैं, यानी कि उसको कैविटीज के अंदर भेजते हैं, जिसकी वजह से इसके बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है और हमारा स्लाइड वेज आसानी के साथ क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, यानी कि आसानी के साथ हमारा स्लाइड वेज घूम सकता है। तो हमने पढ़ा हाइड्रोस्टेटिक में क्या पढ़ा कि नॉर्मल आप मशीनों में जैसे लेथ मशीन होती है और सेंट्रल मशीन होती है तो स्लाइड वेज देखते हैं, जब वो स्लाइड करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, कई बार क्या होता है फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, एक्यूरेसी प्रॉपर हमें नहीं मिल पाती, तो हम उसके स्थान पे उन स्थानों पे हाइड्रोस्टेटिक टाइप स्लाइड वेज का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, स्लाइड वेज के अंदर छोटी छोटी क्या होती है, कैविटीज बनी होती है, स्मॉल कैविटीज होती हैं, उन कैविटीज में हम क्या करते हैं, एयर या फिर ऑयल को पंप करते हैं, यानी कि एयर और या फिर ऑयल मान लीजिए उनको हम स्मॉल कैविटीज के अंदर भेजेंगे, उससे क्या करेगा, उसके अंदर का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा और हमारा स्लाइड वेज इजीली से क्या कर सकेगा, ट्रेवल कर सकेगा, मूव कर सकेगा। तो ये हमारा होगा फर्स्ट में हाइड्रोस्टेटिक टाइप स्लाइड वेज। ये कौन सा है, हाइड्रोस्टेटिक टाइप स्लाइड वेज। हाइड्रोस्टेटिक टाइप स्लाइड वेज दो प्रकार का आगे होता है, एक होता है ऑयल बेस, दूसरा होता है एयर बेस का। एक ऑयल बेस होता है, दूसरा होता है एयर बेस का। अब हम बात करेंगे एंटी फ्रिक्शन टाइप स्लाइड वेज की, जो हमारा एंटी फ्रिक्शन टाइप स्लाइड वेज है। तो एंटी फ्रिक्शन टाइप स्लाइड वेज में क्या करते हैं हम, जैसे मशीन का कोई पार्ट है तो उस पार्ट के साथ जो स्लाइड कर रहा है हमारा दूसरा पार्ट, तो हम क्या करते हैं, सरफेस टच करवाने की वजह उसके साथ पॉइंट या फिर एक लाइन का टच करवाते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि ए पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट इज मेड इंस्टेड ऑफ सरफेस बिटवीन द स्लाइडिंग पार्ट्स, कि जो हमारे स्लाइडिंग पार्ट्स है, जो हमारे पार्ट्स स्लाइड कर रहे हैं, उन पार्ट्स के बीच हम सरफेस की बजाय पॉइंट या फिर एक लाइन का कांटेक्ट करवाते हैं, ताकि उसके बीच में फ्रिक्शन क्या हो, कम हो, ताकि उनके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है वो क्या हो, कम हो। उसके बाद बात करते हैं हम बॉल बेयरिंग की, बॉल बेयरिंग स्लाइड वेज। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, बॉल्स का यूज करते हैं, ठीक है, बॉल्स का यूज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 4 बॉल्स होंगी, हम उन बॉल्स को क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, कि वो क्या करेंगी, कुछ 2 बॉल्स होंगी वो फिक्स होंगी, 2 बॉल्स होंगी वो क्या होंगी, मूव कर सकेंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, 2 स्लाइडिंग पार्ट्स के बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बॉल्स होगी, बॉल्स रोटेट करेंगी तो इजीली वो क्या कर सकेगा, ट्रेवल करेगा स्लाइड वेज। जैसे लिखा हुआ है, द लीनियर बॉल बेयरिंग यूजेस द बॉल टू रोल बिटवीन 4 रोड्स आउट ऑफ विच 2 फिक्स टू द टेबल 2 ऑफ स्टेशनरी बेड, कि 2 बॉल्स होंगी वो तो फिक्स होंगी किसके साथ, टेबल के साथ, और जो 2 हमारी बॉल्स होंगी वो बेड के साथ स्टेशनरी होंगी, बेड के साथ लगी होंगी। तो 4 बॉल्स होंगी, उनका हम यूज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उनके बीच का बॉल्स जब करेंगे, घूमेंगी, तो उसके ऊपर स्लाइड वेज को क्या करेंगे, रोटेट करवा देंगी, ट्रेवल करवा देंगी, जिसकी वजह से हमारा फ्रिक्शन जो इस स्लाइड वेज के बीच में हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद सेम बात करेंगे रोलर बेयरिंग की। तो रोलर बेयरिंग भी क्या होगा, सेम जैसे हम बॉल बेयरिंग कर रहे हैं उसी प्रकार होगा, जस्ट उसको क्या कर देगा, थोड़ा सा इंप्रूव कर देगा। हम एक हार्ड स्टील का कोई सिलेंड्रिकल पीस का यूज कर देंगे, जिसकी वजह से वो आसानी से स्लाइड वेज को क्या कर सकेगा, ट्रेवल करवा सकेगा, और इसकी वजह से भी क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा और हमें अच्छी एक्यूरेसी प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमने 4 पढ़े, हाइड्रोस्टेटिक, एंटी फ्रिक्शन, बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग के बारे में। हाइड्रोस्टेटिक में हमने पढ़ा कि इसमें हम एयर या फिर ऑयल को पंप कर देंगे स्मॉल कैविटीज के अंदर। उसके बाद एंटी फ्रिक्शन में पढ़ा, तो एंटी फ्रिक्शन में हमने क्या किया, सरफेस की बजाय कोई लाइन या पॉइंट का कांटेक्ट कर देंगे स्लाइडिंग पार्ट्स के बीच में, ताकि फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। उसके बाद की बात हमने बॉल बेयरिंग की, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंपल बॉल्स का यूज कर लेंगे, 4 बॉल्स का, 2 टेबल के साथ लगी होंगी, 2 किसके साथ होंगी, बेड के साथ, जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन को कम कर पाएंगे और स्लाइड वेज इजीली ट्रेवल कर पाएगा। फिर बात की हमने रोलर बेयरिंग की, ये एक तरह से बॉल बेयरिंग का इंप्रूव्ड वर्जन है। इसमें भी हम क्या करेंगे, हार्ड स्टील को इंसर्ट कर देंगे, मतलब एक सिलेंड्रिकल रोलर के रूप में हम उसका यूज कर लेंगे, ताकि हमारा स्लाइड वेज इजीली काम कर सके, आसानी से घूम सके। तो ये हमने पढ़े टाइप्स ऑफ स्लाइड वेज कि कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, हाइड्रोस्टेटिक, एंटी फ्रिक्शन, बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग। अब कुछ छोटी छोटी इसके अंदर
टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल यानी कि बिजली से जो चलने वाली मोटर होती है, जैसे आपने जानते हैं जो भी, क्योंकि सीएनसी मशीन है, मशीनी काम हो रहा है तो उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल मोटर की भी जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है, जैसे लिखा हुआ है द स्पिंडल इज ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिकल मोटर आइदर एन एसी मोटर और डीसी मोटर, कि जो हमारी स्पिंडल होती है उसको ड्राइव करवाने के लिए, स्पिंडल को घुमाने के लिए हमें एक मोटर की जरूरत होती है। वो मोटर चाहे तो एसी मोटर हो सकती है या फिर डीसी मोटर हो सकती है। द ड्राइव कैन बी डायरेक्ट फ्रॉम द मोटर टू द मशीन स्पिंडल और इनडायरेक्ट, जो हमारी मोटर है वो मशीन स्पिंडल को डायरेक्टली भी ड्राइव करवा सकती है और इनडायरेक्टली भी। इनडायरेक्टली कैसे, जैसे गियर की सहायता से, कोई बेल्ट ट्रांसमिशन की सहायता से। तो अब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। क्या होती है इलेक्ट्रिकल मोटर, कि हम इलेक्ट्रिकल मोटर हमारी जो स्पिंडल है, सीएनसी मशीन में स्पिंडल होती है, स्पिंडल को ड्राइव करवाने के लिए, स्पिंडल को घुमाने के लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत होगी, उसको हम एक मोटर बोल देते हैं। वो मोटर एसी मोटर भी हो सकती है, डीसी मोटर भी हो सकती है। जो मोटर स्पिंडल को घुमाएगी वो डायरेक्ट तरीके से भी घुमा सकती है, रोटेट करवा सकती है, और इनडायरेक्ट तरीके से भी रोटेट करवा सकती है, जैसे गियर की सहायता से, बेल्ट ट्रांसमिशन की सहायता से। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर। तो ये हमारी कौन सी हुई, इलेक्ट्रिकल मोटर।